दिवाली के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में पटाखे बेचने पर बैन लगाया गया था, लेकिन दिवाली पर लोगों ने खूब आतिशबाजी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि अगली सुबह दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि लोगों का दम घुटने लगा। आनंद विहार में स्मॉग की वजह से दिखना तक मुश्किल हो गया। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में भी यही हाल रहा और प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली के फेमस इंडिया गेट की ये तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट को देखना मुश्किल है, ये यहाँ से दिख नहीं रहा है। सर्दियों की शुरुआत में वैसे ही दिल्ली किसी गैस चेंबर जैसी हो जाती है, क्योंकि किसान पराली जलाते हैं। ऐसे में दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने आग में घी डालने का काम किया और दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 6 बजे ही 400 के पार पहुंच गया। इन इलाकों में आनंद विहार, चांदनी चौक और आईटीओ जैसे इलाके शामिल हैं, जहां इतना प्रदूषण हुआ कि प्रशासन को पानी का छिड़काव करवाना पड़ा। आनंद विहार में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से हवा में उड़ रहे धूल के कण जमीन पर गिराने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जो ईस्ट एमसीडी का ट्रक है, टैंकर है, ये पानी का छिड़काव करते हुए इस इलाके में काफी देर से घूम रहा है। आतिशबाजी के बाद दिल्ली की बहुत सारी जगहों पर रात में ही प्रदूषण बढ़ गया और इसी वजह से सुबह से ही उसे कम करने की कोशिश शुरू हो गई। दिल्ली सरकार ने तो 35 एंटी स्मॉग गन को काम पर लगा दिया, ताकि वो हवा में तैर रहे धूल के कणों को कम कर सकें। आईटीओ पर 2 से 3 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया, जिनसे पानी छिड़ककर हवा को सांस लेने लायक बनाया गया। सीवियर कंडीशन में इस वक्त AQI में PM 2.5 को आंका जा रहा है। ये एंटी स्मॉग गन इस वक्त आईटीओ पर आपको नजर आ रही हैं। 2 से 3 मशीनें लगी हुई हैं। इस बीच राहत की बात यह रही कि मौसम वैज्ञानिकों ने तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया और जल्द ही हालात बेहतर होने की उम्मीद जताई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जम्मू कश्मीर में थोड़ा रेन स्नो हो रहा है। ये जानने के बाद फिर विंड आ रहा है नॉर्थ वेस्टर्ली, तो थोड़ा क्लीन होगा। वैसे दिवाली से पहले ही दिल्ली NCR की हवा खराब हो चुकी थी, लेकिन दिवाली के बाद वो बद से बदतर हो गई। हरियाणा के नारनौंद में एक कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद के इस कार्यक्रम में पहुंचने की खबर मिलने पर वहां कृषि सुधारों के विरोध में आंदोलन कर रहे कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए और कार्यक्रम वाली जगह तक जाने के लिए वो पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा कर रहे लोग पुलिस के आगे डटे रहे। हंगामे के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग कार्यक्रम वाली जगह तक जाने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को रोक दिया। बाद में जब बीजेपी सांसद कार्यक्रम से बाहर निकले तो कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ये हरियाणा के भाईचारे को खत्म करने वाले लोग हैं। इस हंगामे में बीजेपी सांसद की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। तमिलनाडु के विलुपुरम से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई, जिसमें एक भयानक हादसे में एक पिता बेटे की जान चली गई, जिसकी तस्वीर एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच एक स्कूटर सवार अपने 7 साल के बेटे के साथ घर की तरफ जाते दिखे, जिनके स्कूटर से पटाखों से भरा एक बैग बंधा था। जैसे ही सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक के पास से स्कूटर गुजरा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार उठा और आसपास से गुजरते लोग दहशत में आकर रुक गए। कुछ लोग उस तरफ भागते दिखे जहां धमाका हुआ था। धमाके की आवाज सुनते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। इस जानलेवा हादसे में स्कूटर पर सवार पिता बेटे की मौत हो गई। पटाखों की वजह से हुआ धमाका इतना भीषण था कि न केवल स्कूटर के परखचे उड़ गए, बल्कि एक शव के कमर के नीचे का हिस्सा शरीर से अलग हो गया। धमाके की वजह से आसपास से गुजर रहे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने बाबा केदार के जयकारे के साथ की और वहां मौजूद लोगों ने भी उनका साथ दिया। जय बाबा केदार। माथे पर तिलक, चंदन, ज़बां पर बाबा केदार और सामने श्रद्धालुओं का हुजूम लगा तो उत्तराखंड के विकास का हिसाब किताब देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने मथुरा काशी के विकास और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने बने मंच से पीएम ने कोरोना के खिलाफ 100% वैक्सीन लगाए जाने को उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और राज्य में चल रहे विकास कार्य भी गिनाए।
यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के दौरे पर कई विकास योजनाओं की नींव रखी तो कुछ का लोकार्पण किया। लेकिन इस दौरे की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे पीएम के चिरपरिचित अंदाज में हुई। जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर की तरफ पैदल बढ़ते दिखे। नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो 5वीं बार केदारनाथ धाम जो हैं वो आ रहे हैं। मंदिर में बाबा केदार के दर्शन के बाद पुजारी बागेश लिंग ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। विधि विधान से पूजा आरती के बाद पीएम मोदी ने 13 फीट ऊंची और 35 टन वजनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल, और देखिए कितनी खूबसूरती से समाधि स्थल को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरे पर विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। पीएम के दौरे के लिए पहाड़ों से घिरा मंदिर फूलों से सजा नजर आया और बाढ़ से हुई तबाही के बाद आसपास की बदली सूरत को देखकर पीएम भी खुश नजर आए। लौटते वक्त प्रधानमंत्री ने बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बढ़ती ठंड में वहां मौजूद पत्रकारों से अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी बीमार मत होना, थोड़ा संभाल के रहना। पीएम ने कुछ घंटों के कार्यक्रम के दौरान ही राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। दिवाली के दिन दिल्ली के पास गुरुग्राम में बदमाशों ने एक घर पर हमला कर दिया। 15 साल पुरानी रंजिश के कारण एक पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हमला करने वाले आराम से फरार हो गए। घटना के बाद घर के आंगन में गोलियों के खोखे बिखरे हुए दिखे। घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर भी एक गोली लगी थी, जिसके कारण गाड़ी का शीशा बुरी तरह टूटा हुआ दिखाई दिया। एक दूसरी गाड़ी पर भी गोली का निशान साफ दिखाई दिया। पुलिस वाले हत्याकांड का सुराग तलाशने में लगे रहे। दिवाली के लिए रंग बिरंगी रोशनी से नहाए घर में बदमाश उस वक्त दाखिल हुए जब पूरे गांव में आतिशबाजी का शोर था। इसीलिए घर में गोलियों की तड़तड़ाहट काफी देर तक चलने के बावजूद आरोपी इत्मीनान से फरार हो गए। लेकिन काफी देर तक घर में चली गोलीबारी में घर के कई सदस्य बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने घटना वाली जगह पर पहुंचते ही सबसे पहले जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। खबर है कि हमलावर 15 साल पहले हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए आए थे। जिस वक्त बदमाश घर में दाखिल हुए तब दीपावली के पूजन की तैयारी चल रही थी, लेकिन बदमाशों ने घर में दाखिल होते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घर में जो भी सामने आया उसी पर गोलियां दाग दी गईं। यहाँ तक कि घर का एक पालतू कुत्ता भी बचाव के लिए आया, लेकिन हमलावरों ने उस बेजुबान को भी गोली मार दी। काफी देर तक घर में गोलीबारी करने के बाद हमलावर आराम से फरार हो गए। पूर्व सरपंच के परिवार पर इससे पहले भी 2 बार हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन दोनों बार ये कोशिश नाकाम रही थी। गुजरात के वलसाड से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां वापी इलाके में एक पेपर मिल जलकर राख हो गई। दिवाली की रात में लगी इस आग ने पेपर मिल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बताया गया कि आग रात में करीब 9 बजे भड़की और फिर वहां का मंजर भयानक हो गया। आसमान को छूने को बेताब आग की लपटों को देखकर हर कोई सहम उठा। कागज से भरा गोदाम ऐसा जला कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियों को लगाना पड़ा। पर हम लोगों ने उसको काबू में लेने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वो काबू नहीं हो पाया तो हमने आसपास से दूसरी गाड़ियों को भी बुला लिया। आग को बुझाने के लिए दमकल के कर्मचारी घंटों तक मशक्कत करते नजर आए। बताया गया कि गोदाम में कई किलो कच्चे माल के साथ ही तैयार चीजें भी मौजूद थीं, जिनके जलने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में कुछ ऐसे उत्सव मनाए गए जिनकी वजह से लोगों की जान ही दांव पर लग गई। हर साल दिवाली के एक दिन बाद होने वाले इस उत्सव में गायों को लोगों की पीठ पर दौड़ाया जाता है और साथ में यह भी दावा किया जाता है कि इस उत्सव को मनाने से गांव में सुख और समृद्धि आएगी। उज्जैन से इस उत्सव का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। कुछ लोगों की पीठ पर गायें दौड़ती हुई नजर आईं। एक गाय का औसत वजन 1000 किलो से कम नहीं होता। ऊपर से अगर गाय दौड़ती हुई जा रही हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। जैसे ही गायें लोगों के ऊपर से दौड़ती हुई गुजरी, लोग उठकर खड़े हो गए। कुछ लोग उनका हालचाल पूछने आए और उन्हें सलामत देखकर उन्हें गले से लगा लिया। इसी तरह यह उत्सव अलीराजपुर में मनाए जाने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि गनीमत यह रही कि अलीराजपुर में जब गायों को लोगों के ऊपर दौड़ाया गया तो न तो वो दौड़ती हुई निकली और ज्यादातर लोगों की पीठ पर गायों के पैर भी नहीं पड़े। कहा जाता है कि इस उत्सव में जिन लोगों को नीचे लिटाया जाता है वो देवी को खुश करने के लिए उपवास करते हैं। ब्रिटेन ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटी कोविड दवा को मंजूरी दे दी। News18.com की रिपोर्ट है कि कोरोना से बचाव के लिए किसी दवा को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया। अभी तक दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ब्रिटेन ने अब दवा की ऐसी गोली को भी मंजूरी दे दी जिसे कोरोना के मरीज घर पर ही खा सकते हैं। बताया गया कि यह दवा 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले उन लोगों को दी जाएगी जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण पाए जाएंगे।
इस दवा को एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के आखिर तक यह ब्रिटेन में लोगों को मिलने लगेगी। महंगाई की मार से बेहाल पाकिस्तान के लोगों को इस बार चीनी की कीमतों ने तगड़ा झटका दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि इमरान खान सरकार के तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और वहां के कई शहरों में तो चीनी की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। बताया गया कि पेशावर के थोक बाजार में एक दिन पहले ही चीनी की कीमतों में 8 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई और यह आलम तब है जब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जरूरी चीजों के दाम कम करने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पाकिस्तान में चीनी की कालाबाजारी को भी बढ़ती कीमतों की बड़ी वजह माना जा रहा है और अब चीनी के दाम वहां पेट्रोल के दाम से भी ऊपर चले गए। पाकिस्तान में चीनी 150 रुपए किलो, पेट्रोल 138 रुपए प्रति लीटर बिक रहा। बिहार में जहरीली शराब पीने से बीते 7 दिन में 34 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई और अब तक 10 एफआईआर दर्ज करने के बाद 6 वाहन जब्त कर लिए गए। साथ ही इन मामलों में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जिन इलाकों में जहरीली शराब के मामले सामने आए वहां के पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई और बेतिया के नौतन थाने के प्रभारी मनीष शर्मा और गांव के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज में 11, बेतिया में 12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, जबकि मुजफ्फरपुर में 6, हाजीपुर में 5 लोगों की जहरीली शराब ने जान ले ली। 100 बात की एक बात यह कि बिहार में 5 साल से शराबबंदी लागू है, जिसमें पीने वालों को भी जेल भेजने का अधिकार पुलिस को दिया गया है, लेकिन इतने कड़े कानून का भी वहां अवैध शराब के धंधेबाजों पर कोई असर नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से बीते 10 महीने में वहां जहरीली शराब के 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 90 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। और अब यूपी नेपाल की सीमा से जुड़े इलाकों में जहरीली शराब का कहर देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिया कि छठ का त्योहार बीतने के बाद शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी।